नमस्कार दोस्तों। हम एनसीईआरटी कक्षा 7 का अध्याय 2 पढ़ रहे थे। उसमें एक लेक्चर हमने पहले अपलोड कर लिया था और दूसरा जो लेक्चर है वो हम आज शुरू कर रहे हैं। अभी यहाँ से हमारा टॉपिक आज शुरू होगा चोल राज्य से। ठीक है, तो आज के पूरे अध्याय में अब जो 1000 सालों की बातें थी उसमें सबसे पहले राजपूत काल के बारे में विवरण था जो हमने पिछली क्लास में कर लिया था। आज हम दक्षिण भारत के उस शक्तिशाली राजवंश के बारे में बात करेंगे जो अपनी नौसेना के लिए प्रसिद्ध था। शक्तिशाली जल सेना थी इसकी, और इस राजवंश की जल सेना ने श्रीलंका से लेकर इंडोनेशिया तक और कंबोडिया तक इन्होंने क्षेत्रों को अपने अधीन किया था। चोलों ने गंगा के क्षेत्र तक को जीतकर अपने अधीन किया था। राजेंद्र प्रथम ने गंगईकोंड चोलपुरम की उपाधि ली थी। ये एक ऐसा राजवंश था जो न केवल नौसेना के लिए बल्कि अपने बंदरगाहों के लिए भी जाना जाता था। इस समय इनके पास में कई विकसित बंदरगाह थे। साथ साथ में चोल जाने जाते हैं स्थानीय प्रशासन के लिए। भारत में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की जो कंसेप्ट है वो चोलों के काल से हमें देखने को मिलती है। इनकी स्थानीय प्रशासन की जो बातें थी वो भारत के अन्य किसी भी इतिहास के काल में, किसी राजवंश के काल में वैसी नहीं देखने को मिलती। तो चोलों को जब भी जाना जाता है तो दो कारणों से जाना जाता है, उनकी नौसेना के कारण और दूसरा उनके स्थानीय प्रशासन के कारण। साथ ही बंदरगाहों के रूप में भी जानते हैं। साथ ही भारत का हिंद महासागर और दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों तक प्रसार के लिए भी हम चोलों को जानते हैं। हम चोलों को इसलिए भी जानते हैं कि चोल शासकों ने उत्तरी भारत तक के क्षेत्रों को अपने कब्जे में किया था। चोलों को हम इसलिए भी जानते हैं कि द्रविड़ शैली के बड़े बड़े मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर, तंजौर, गंगईकोंड चोलपुरम, विशाल गोपुरम जिनके बने हुए थे, और जैसे तंजौर के मंदिर का जो गोपुरम था 13 मंजिला गोपुरम बना हुआ था। कांसे की नटराजन की मूर्तियों के लिए चोलों को हम कई कारणों से जानते हैं। चोल राजवंश बेहद शक्तिशाली राजवंश रहा। चोलों के अंदर गांवों को चलाने वाली जो सभाएं थी, उन सभाओं के अंदर चुनने के लिए जो व्यक्ति जाते थे उनकी योग्यताओं के लिए भी वो जाने जाते हैं कि 35 से 70 वर्ष तक की उनकी आयु होनी चाहिए, वेदों का उनको ज्ञान होना चाहिए, 3 वर्ष तक, पिछले 3 वर्षों तक किसी भी समिति के सदस्य नहीं होने चाहिए, वो रहे होने चाहिए। उनके पास में स्वयं का घर होना चाहिए। उनके पास में 1.5 एकड़ के आसपास की जमीन होनी चाहिए, जमीन खुद की होनी चाहिए। और किसी भी प्रकार के करप्शन वगैरह में इंडल्ज नहीं होने चाहिए। वो बिल्कुल ईमानदार बेदाग व्यक्ति होना चाहिए। उसके परिवार के लोग भी किसी समिति में नहीं होने चाहिए। हर कुटुंब से एक व्यक्ति लिया जाता था और 30 व्यक्तियों की एक सभा होती थी जो ब्रह्मदेव के गांव का संचालन करती थी। चोलों के अंदर बहुत सारी ऐसी खूबियां हैं जो इतिहास के अन्य कालों में बेसिकली नहीं देखी जाती। यहाँ ब्राह्मणों को गांव दान दिए जाते थे, गैर ब्राह्मणों को भी दिए जाते थे, मंदिरों को भी दिए जाते थे, यहाँ पे जैनों को भी दिए जाते थे, यहाँ पे विद्यालयों को भी दान दिए जाते थे। तो भारत के अंदर चोल सत्ता जो है वो काफी इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। 7वीं कक्षा का ये अध्याय का जो दूसरा भाग है 7वें अध्याय का, एक पहला वीडियो हमने यूट्यूब पे डाल दिया है, दूसरा अध्याय इसी चोल राजवंश से संबंधित है। इसकी पहली हेडिंग क्या है? उरैयूर से लेकर तंजावुर तक। बात समझना मेरी, उरैयूर और तंजावुर दोनों बिंदु क्यों फेमस है देखना। ये मूल रूप से उरैयूर के रहने वाले थे और तंजावुर के अंदर इन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी। हुआ क्या था, कावेरी नदी घाटी के अंदर आपके मुटिरियार नामक एक परिवार की सत्ता थी। वो मुटिरियार परिवार की सत्ता थी और वो वहीं पे रहते थे। और फिर क्या हुआ, चोल परिवार के मुखिया विजयालय ने उस मुटिरियार परिवार को पराजित करके और कावेरी डेल्टा पर अपना कब्जा कर लिया और वहीं पर इन्होंने तंजावुर नगर बसाया। यहाँ पे इन्होंने फिर यहीं से चीजें शुरू हुई। फिर राजराज प्रथम आया इस वंश का शासक जिसने चोलों का सबसे अधिक विस्तार किया। फिर राजेंद्र प्रथम आया जिसने श्रीलंका से लेकर इंडोनेशिया तक
चोल साम्राज्य स्थापित किया और तंजौर के अंदर इन्होंने अपनी राजधानी बनाई। यहाँ पे इन्होंने कई सारे मंदिर बनाए और कई सारे कार्य किए थे। तो इनकी शुरुआत कैसे हुई, वो शुरुआत इस हेडिंग में लिखी हुई है कि उरैयूर से तंजौर कैसे आए थे। अगर आप इसको यहाँ देखेंगे तो ये, एक सेकेंड, यहाँ पे ये था चोलों का मेन इलाका, जिसमें आपके उरैयूर, तंजौर और गंगईकोंड चोलपुरम। गंगईकोंड चोलपुरम राजेंद्र प्रथम की उपाधि थी। कोंड का मतलब विजेता होता है और राजेंद्र प्रथम ने गंगा नदी को जीता था और उसी की उपलक्ष्य में गंगईकोंड चोलपुरम की उपाधि ली और उसी नाम से तंजौर के ठीक उत्तर में कावेरी नदी डेल्टा के ठीक नीचे इस नगर की स्थापना की थी। पास में आपके तंजौर, तंजौर से थोड़ा ऊपर उरैयूर, उरैयूर से नीचे आ जाती है मदुरई, जो कि पांड्य वंश की राजधानी थी। और इनके उत्तर में पल्लव थे, कोचीन जिनका केंद्र था। तो जब चोलों की उत्पत्ति हुई तो चोलों ने आपके पल्लवों और पांड्यों के बीच में चोल सत्ता स्थापित हुई थी। अगर आप इसको यूं मैप पे देखेंगे तो आप ये पाएंगे, जैसे ये भारत का इलाका है, दक्षिण भारत का, तो उत्तर में कौन थे, पल्लव थे। दक्षिण में, ठीक दक्षिण में यहाँ पे पांड्य थे और बीच में जो इलाका था ये चोलों का इलाका था। तो ये चोल किस तरह से विकसित हुए, ये हमारे इस पहली हेडिंग में हम है वो समझने वाले हैं। आप इस मैप को इस तरह से बना के आगे लिखना। अब मैं उरैयूर से तंजौर तक की जो बात है उसको समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहली बात क्या ध्यान रखनी है कि आप है वो इसको बना देना, मैं इसको मिटा देता हूँ। ठीक है। अब हम इस पैराग्राफ में क्या लिखेंगे कि कावेरी डेल्टा में मुटिरियार नामक एक परिवार था जो कावेरी डेल्टा में शासन करता था और उसी समय उरैयूर के पास में चोलों के परिवार थे और उसमें विजयालय इन परिवारों का मेन मुखिया था। और इन्होंने क्या किया, विजयालय ने मुटिरियार को पराजित करके कावेरी डेल्टा को अपने कब्जे में कर लिया और वहां पर ये तंजावुर बसाया और ये लोग उरैयूर से उठ के फिर कहाँ पे आ गए, तंजावुर में आ गए और तंजावुर इनका मेन एक प्रकार से बाद में नगर बन गया था। और फिर आगे विजयालय ने और राजेंद्र प्रथम ने इस राजवंश को और आगे बढ़ाया था। समझ में आ गई होगी बात। अब मैं इसको लिख लेता हूँ। ठीक है। अब आप इसको फास्ट फॉरवर्ड कर देना, जैसे मैं लिख के साइड में होता हूँ उस समय आप लिख लेना। ठीक है। या आप इसको थोड़ा फास्ट ऐसे कर सकते हैं। तो पहली बात क्लियर करता हूँ कि कावेरी डेल्टा में डेल्टा नदियों का वे क्षेत्र होता है जब नदियां अपना जल सागर में गिरा रही होती है, उस समय उनका जल स्तर कमजोर हो जाता है, नदी फैल अधिक जाती है और बीच में अंगुलीनुमा आकृति बन जाती है, जिसे हम बेसिकली डेल्टा बोलते हैं। ठीक है। कावेरी डेल्टा में मुटिरियार परिवार की सत्ता थी। ठीक है, परिवार की सत्ता थी जो कि पल्लवों के सामंत थे। पल्लवों के सामंत थे। ठीक है। उरैयूर, आप क्या करना, छोटा सा मैप बना के उरैयूर, मदुरई, तंजावुर, इन दक्षिण भारत के स्थानों को थोड़ा भर देना ताकि आपको माइंड में रहेगा कि कौन सा स्थान कहाँ पे है। ठीक है। उरैयूर के चोल परिवार के मुखिया विजयालय ने मुटिरियार को पराजित करके और कावेरी डेल्टा को अपने अंडर में कर लिया। उरैयूर के चोल परिवार के मुखिया विजयालय ने
को पराजित कर कावेरी डेल्टा पर अपना अधिकार किया। कावेरी डेल्टा पर अधिकार किया। ठीक है, कावेरी डेल्टा पर अधिकार किसका हो गया? विजयालय का हो गया। और विजयालय कौन था? चोल था, जो कि मूल रूप से उरैयूर के रहने वाले थे। ठीक है, और अधिकार कर लिया। और अधिकार करने के बाद में इन्होंने क्या किया, यहाँ पर तंजावुर और नवशंभुसुदिनी देवी का मंदिर है वो बनाया था। तंजावुर की स्थापना इन्होंने करी थी, जो कावेरी डेल्टा में थी। ठीक है, अधिकार किया तथा तंजावुर नगर तथा नवशंभुसुदिनी तथा देवी का मंदिर स्थापित करवाया, का मंदिर बनवाया। तंजावुर बाद में इनकी यूं कहिए कि राजधानी रही। तो ये कावेरी डेल्टा में ये सारा कार्य विजयालय ने किया था। और यहीं से चोल वंश की आरंभ माने जाती है। इनके उत्तर में पल्लव थे और दक्षिण में इनके पांड्य थे। ठीक है, अगर आप इसको मैप में देखोगे तो ये पल्लवों का इलाका था और ये इलाका जो है ये आपके चोलों का था, और नीचे का जो इलाका है ये पांड्य वंश का था। ठीक है, तो इनका क्रम याद रखना। इसके ऊपर ये वेंगी के चालुक्य थे, पूर्वी चालुक्य थे। ये कई बार मैप में भरने के लिए आपको प्रश्न दे देते हैं, तो आपको इसका ध्यान रखना होता है। ठीक है, तो ये पूर्वी चालुक्य, पल्लव, चोल और पांड्य ये पूर्वी तटों के ऊपर इस तरह से शासन कर रहे थे। अब देखो मंदिर बनाया, और इसमें हम क्या लिखेंगे, आगे चलकर राजराज प्रथम ने तकरीबन 915 के आसपास इसका बहुत अधिक विस्तार किया था। उसको हम आगे ले जाते हैं। मंदिर बनाया इस प्रकार चोल राजवंश स्थापित हुआ। चोल राजवंश स्थापित हुआ। इसके उत्तर में आपके पल्लव थे और दक्षिण में पांड्य थे। इसके उत्तर में पल्लव तथा दक्षिण में पांड्य राजवंश था। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है, ये परीक्षा में आती है कि चोलों के उत्तर में कौन सा राज्य था और दक्षिण में कौन सा था। तो पल्लव और पांड्य राजवंश थे। ये उरैयूर से तंजावुर तक की जो हेडिंग थी वो यहीं पे आपकी पूरी हो जाती है। राजराज वाली बात रह गई तो मैं थोड़ी सी इसको आगे ले जाके लिखता हूँ, आप इसको लिख लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब इस राजवंश में कई सारे शक्तिशाली शासक हुए, जिसमें दो राजाओं के नाम इन्होंने स्पेशली मेंशन किए, एक राजराज प्रथम का और उसके बेटे राजेंद्र प्रथम का। ठीक है, दोनों बहुत शक्तिशाली शासक हुए थे
और आगे जो ये दोनों मंदिर हैं, ये आपके गंगईकोंड चोलपुरम का मंदिर है, और एक इसके साथ में 2 मंदिर थे, शायद एक मंदिर की फोटो ले ली, एक की नहीं ली, कोई दिक्कत नहीं, अपन यहाँ लिख लेंगे, ठीक है। अब देखो, इसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि इस काल के अंदर कई शक्तिशाली शासक हुए, और कई शक्तिशाली शासक हुए इस काल में, जिसमें अगर राजराज प्रथम के काल में इसका एक सबसे अधिक विस्तार देखने को मिलता है, ठीक है, जो 915 ईस्वी का था, और उसके बाद में उसके बेटे राजेंद्र प्रथम ने, उसके नाम कई सारी उपलब्धियां थी। राजेंद्र प्रथम के नाम बड़ी नौसेना बनाने की उपलब्धि थी, दक्षिणी पूर्वी एशिया तक चोलों के विस्तार की उपलब्धि थी, गंगा नदी के क्षेत्रों को जीतकर गंगईकोंड चोलपुरम की उपाधि थी। ये आपके जो मंदिर बनाया था गंगईकोंड चोलपुरम का, जिसमें आपके ये जो बड़ा गोपुरम आप देख रहे हो, ये शिखर को गोपुरम बोलते थे, ये 8 मंजिला जो गोपुरम है, ये उस प्रकार से हैं आपके गंगई इसका राजेंद्र प्रथम का है। तो इस समय इसके नाम कई सारी उपलब्धियां जुड़ी हुई है। हालांकि हम जब नेट कान पढ़ते हैं वहाँ पे चोलों के बारे में हमने 6 क्लासेस ली है, शायद, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है, तो वहाँ पे हमने बहुत डिटेल में पढ़ा, बट यहाँ पे हम 7वीं कक्षा है तो थोड़े थोड़े फैक्ट, एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में पढ़ेंगे, बहुत अधिक डिटेल में नहीं जा सकते। इस वंश के कई शक्तिशाली शासक हुए। इस वंश के कई शक्तिशाली शासक हुए। जैसे अब राजराज प्रथम का नाम आता है, राजराज प्रथम, ठीक है, 915 नहीं, 985, सॉरी। देखिए, राजराज प्रथम 985 ईस्वी में हुआ, ठीक है। चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार इस काल में देखने को मिलता है। और तंजावुर में वृद्धेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। देखो, वृद्धेश्वर शिव के मंदिर होते हैं और इसमें विशाल शिवलिंग स्थापित करवाया जाता है। तो अगर वृद्धेश्वर मंदिर की बात करें तो ये वृद्धेश्वर मंदिर 2 है, एक गंगईकोंड चोलपुरम में है जो राजेंद्र प्रथम ने करवाया था, और एक आपके तंजावुर का है, मेन तंजावुर वाला है। गंगईकोंड चोलपुरम अपने पिता की नकल करने की कोशिश की थी राजेंद्र प्रथम ने, उसके जैसा वो नहीं बना पाया, वो अपूर्ण ही रहा। पर्सी ब्राउन इसके बारे में क्या कहते हैं, तंजौर के वृद्धेश्वर मंदिर के बारे में, कि यह भारतीय कला का निकष है, शिखर है एक टाइप से। इसकी 13 मंजिला गोपुरम है इसमें, और ऊपर ईंटें यूज की गई है, नीचे प्रस्तर यूज हुआ है, और रामायण महाभारत के चित्रांकन किए गए हैं। दीवारें पूरी की पूरी तक्षण कला से जबरदस्त की गई है। नंदी और इसके बैल के चित्र हैं आगे, मतलब उत्कीर्ण की गई मूर्तियां हैं, और कई सारी विशेषताएं जो है वो तंजावुर के मंदिर की हमें प्राप्त होती है। तो कुल मिला के इन्होंने जो है तंजावुर का जो मंदिर था, विशाल मंदिर का निर्माण इन्होंने करवाया था राजराज प्रथम ने। तो इसके बारे में थोड़ा सा अगर आप चाहो तो हम लिख सकते हैं, ज़्यादा तो नहीं, थोड़ा सा लिख लेते हैं, ठीक है। देखिए, हम
इस मंदिर के बारे में थोड़ी सी जानकारी लिख लेते हैं। विशाल शिव मंदिर है, पहली बात तो ये। ठीक है, 13 मंजिला विमान है, विमान का मतलब शिखर, और विशाल प्रांगण बना हुआ है इसमें। प्रांगण बना हुआ है, ठीक है। महाकाव्यों का चित्रण है ऊपर। ठीक है, और पर्सी ब्राउन इसको, पर्सी ब्राउन ने भारतीय कला पर खूब लिखा है। क्या लिखते हैं कि भारतीय कला का निकष है। कला का तो ये इस मंदिर की 2-4 मेन बातें थी। राजराज प्रथम, दूसरा नाम आता है राजेंद्र प्रथम का। राजेंद्र प्रथम, देखो राजेंद्र प्रथम की अगर बात करें तो इन्होंने एक विशाल जल सेना का गठन किया था, जिसकी सहायता से श्रीलंका सहित दक्षिणी पूर्वी एशिया के जो देश हैं, जिसमें आपके इंडोनेशिया, कंबोडिया, मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, ये सारे देश दक्षिणी पूर्वी एशिया में आते हैं, इन पर चोल सत्ता स्थापित की थी। साथ ही गंगा नदी क्षेत्रों को जीतकर गंगई कोंड चोलपुरम की उपाधि ली थी। और इसके साथ साथ इसके काल में कई और उपलब्धियां जुड़ जाती है, नौसेना की, विदेशी आक्रमणों की, और वृद्धेश्वर का जो आपके गंगई कोंड चोलपुरम का जो मंदिर था वो राजेंद्र प्रथम का। अगली स्लाइड में हम वही मंदिर देखने वाले हैं, तो इसको अपन पूरा कर लेते हैं कि विशाल जल सेना का गठन किया। जिसकी सहायता से श्रीलंका सहित व दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों में चोल सत्ता का विस्तार किया। ठीक है, और इसके साथ साथ में गंगा नदी क्षेत्रों को जीतने वाला पहला चोल शासक था, और इसके उपलक्ष्य में गंगई कोंड चोलपुरम की उपाधि ली, और गंगई कोंड चोलपुरम एक नगर भी बसाया, और उसी नगर में इन्होंने वृद्धेश्वर का मंदिर बनाया, जो कि गंगई कोंड चोलपुरम में अवस्थित है। अब ये प्रश्न कई बार आता है कि तंजौर के वृद्धेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया और गंगई कोंड चोलपुरम के मंदिर का निर्माण किसने करवाया। दोनों वृद्धेश्वर ही है, बस दोनों स्थान अलग अलग है, एक तंजौर में है, एक आपके गंगई कोंड चोलपुरम में। थोड़ी समझ रखोगे तो उत्तर गलत नहीं होगा, क्योंकि गंगई कोंड चोलपुरम का जो नगर है वो बसाया ही राजेंद्र प्रथम ने था, तो डेफिनेटली उसी का ये होगा। ठीक है, पूरा कर देते हैं। उत्तरी भारत का अभियान किया
गंगा नदी क्षेत्रों को जीता। इसके उपलक्ष्य में गंगईकोंड चोलपुरम की उपाधि तथा इसी नाम से नगर बसाया। इसी नाम से नगर बसाया। ठीक है, तो ये राजेंद्र प्रथम थे और चोल सत्ता इनके नाम से जानी जाती थी। बड़ा जबरदस्त व्यक्तित्व था। ये चीजें बिल्कुल भी आसान नहीं थी, चाहे वो इंडोनेशिया का अभियान करना हो, चाहे वो श्रीलंका के अभियान करने हो। अभी तो ये चीजें ठीक लगती, लेकिन उस समय जल सेना बनाना, बड़े बड़े जलपोत बनाना, ये कल्पनातीत विषय थे जो व्यक्ति उसके बारे में कल्पना भी नहीं कर सकता था। इंडोनेशिया तक क्षेत्रों को जीतना बहुत मुश्किल काम था जो राजेंद्र प्रथम ने किया था। इसी में आगे हम बढ़ते हैं। इसको आप लिख लीजिए, मैं साइड में हो जाता हूँ। हाँ, अब देखिए आप, ये चोल राज्य जो है, अब इसमें वही मंदिर की बात हो रही है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात करी। ये देखिए आप, देखिए इसमें गंगईकोंड चोलपुरम का जो मंदिर है, ये राजेंद्र प्रथम ने बनाया था। किसने बनाया है? राजेंद्र प्रथम ने। और ये बिल्कुल पिरामिड नुमा है और बाहरी दीवारों पर सजाने के लिए पत्थर की प्रतिमाएं लगी हुई है। और इस चित्र को आप गौर से देखना, एनसीईआरटी का चित्र है ये। और इस समय केवल यही नहीं बल्कि कई भव्य मंदिर और कांस्य मूर्ति इस समय बनी थी। इस मंदिर का जो निर्माण है गंगईकोंड चोलपुरम के इस वृद्धेश्वर मंदिर का निर्माण राजेंद्र प्रथम ने करवाया था। इसने अपने पिता राजराज प्रथम के मंदिर की नकल करने की कोशिश की थी। इसका मंडप अधूरा रहा। 8 मंजिला गोपुरम इसने बना दिया था। इसका गोपुरम जो था तंजावुर वाले का, इसका 13 मंजिला विमान था। गोपुरम क्या, सॉरी, विमान। इसका 8 मंजिला था। ठीक है, ये उसकी तुलना में थोड़ा सा कमजोर था। हालांकि पर्सी ब्राउन ने इसके बारे में भी ये लिखा था कि ये मंदिर उस गीतों की तरह संवेदनाएं पैदा करता है, जो गीत गाने पर जिस तरह से व्यक्ति के मन में भाव पैदा होते हैं, उसी तरह से इस मंदिर में आने के बाद है वो इनके पत्थर की आवाज़ें भी व्यक्ति के अंदर संवेदनाएं पैदा करती हैं। तो ये बड़े जीवंत मंदिर थे जो दक्षिण भारत में थे। तो इसके बारे में हम क्या लिखेंगे कि गंगई कोंड चोलपुरम का बृहदेश्वर मंदिर, बृहदेश्वर शिव के मंदिर होते थे। मंदिर किसने बनाया था? राजेंद्र प्रथम ने बनाया था। ठीक है, यह एक प्रकार से यह के मंदिर की नकल का प्रयास था। आठ मंजिला विमान है इसमें, उसका 13 मंजिला था, इसका 8 मंजिला विमान है।
8 मंजिला विमान है, विमान मतलब शिखर है। 250 पिलर पर अंदर मंडप है, 250 पिलर है इसके अंदर, स्तंभों पर। अपूर्ण मंडप, लिखने को जिसमें बहुत है, लेकिन पर्सी ब्राउन का कथन याद रखना कि यह गीतों की तरह संवेदनाएं पैदा करता है, यह गीतों की तरह संवेदनाएं पैदा करता है। गीतों की तरह संवेदनाएं पैदा करता है। ठीक है, ये थोड़ा सा देख लेना इसका। अब इस समय के जो मंदिर थे वो बेसिकली केवल धार्मिक आस्था के केंद्र ही नहीं थे, बल्कि इनका इम्पोर्टेंस इनसे इतर भी था। ये गांव का मेन केंद्र होते थे, इसके चारों ओर बस्ती बस जाती थी, इसके पास में जल का केंद्र होता था, तो पूरे ग्रामीण बस्तियों को जल मिल जाता था। यह इसके अंदर काम करने वाले जितने भी लोग होते थे, पुजारी, नाई, बावर्ची, इन सब के लिए आय का स्रोत भी था, उन सबको सैलरी यहाँ से प्राप्त होती थी। अकाल राहत कार्यों के अंतर्गत यहाँ से अनाज वितरित भी ग्रामीण क्षेत्रों में किया जाता था। यहाँ गुरुकुल भी होते थे, शिक्षा का भी ये मेन केंद्र हुआ करते थे। तो इस समय मंदिर केवल मंदिर नहीं थे, बल्कि एक प्रकार से कई कार्य यहाँ से किए जाते थे। और मैं आपको बताऊं कि इन मंदिरों के जो दीवारें हैं, ब्रह्मदेव जो गांव थे, जो ब्राह्मणों को दान दिए जाते थे, उनकी जो सभा के जो डिसीजन होते थे, वो इन मंदिरों की दीवारों पे बाकायदा लिखे जाते थे, ताकि गांव के लोग उस निर्णयों को पढ़ने के बाद उस अनुसार आचरण कर सकें। तो ये मंदिर अपने आप में बड़ी गजब अहमियत रखते थे। और आगे देखते हैं इसके बारे में और पढ़ते हैं हम। अब देखिए, आज मैंने इसकी स्लाइड थोड़ी चेंज इसलिए करी है ताकि बच्चे कह रहे थे कि सफ़ेद कलर थोड़ा सा आंखों पर चुभ रहा है, तो फिर मैंने कहा ये करके देखते हैं। तो अगर इसमें आपको ठीक लगे तो अपन इसमें भी कंफर्टेबल है, मेरे को कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, तो आगे लिखते हैं। इस समय मंदिरों के कई महत्व थे। कई महत्व थे। अब मैं वही बातें बता रहा हूं जो एनसीईआरटी ने लिखी है, और मैं बस उस ज्ञान को आप तक पास कर रहा हूं और कुछ भी नहीं कर रहा हूं। ठीक है, एक तो ये आस्था के केंद्र थे, आस्था के केंद्र थे। इनके समीप बस्तियां बसी हुई थी। आसपास बस्तियां बसती थी। ठीक है, इन बस्तियों के शिल्पकार ऐसी कांसे की मूर्तियां बनाते थे। नटराज की मूर्ति फेमस है। इसके निकट शिल्पकार रहते थे। शिल्पकार रहते थे, कांसे की मूर्तियों वाले प्रसिद्ध थे। शिल्पकार रहते थे जिनमें कांस्य की मूर्ति बनाने वाले प्रसिद्ध होते थे। तो ये शिल्प के केंद्र भी थे। मूर्ति बनाने वाले प्रसिद्ध थे।
इसके अलावा अगर आप देखोगे तो इसमें काम करने वाले पुरोहित, मालाकार जो मालाएं बनाते थे, और बावर्ची, मेहतर, इन सब के लिए ये रोजगार का साधन थे। पुरोहित, मालाकार, बावर्ची, मेहतर, के राजस्व का स्रोत थे, कि राजस्व का अहम स्रोत थे ये मंदिर। तो इस प्रकार ये सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन को एक प्रकार से प्रभावित करते थे। ठीक है, आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक जीवन का केंद्र होते थे। का केंद्र थे। ठीक है, तो ये कुछ ऐसी बातें थी जो मंदिरों के संबंध में लिखी गई। इस प्रकार की मंदिर, कांसे की प्रतिमाएं बड़ी अलंकृत होती थी। ये मंदिरों के निकट शिल्पकारों के द्वारा बनाई जाती थी। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास में बहुत अधिक नहीं है, एक दो एडिंग रही है। कृषि और सिंचाई चोल काल की। अब आपको पता है कि कावेरी डेल्टा में रहते थे। ये एक जल द्वार है और जो आपके प्रवाह को नियंत्रित करता था। जल खेतों में बांटा जाता था। जल द्वार पारंपरिक रूप से एक लकड़ी या धातु बाधा है जो आमतौर पर पानी के स्तर को नियंत्रित करती थी, और पता चल जाता था कि कितना पानी अब रहा है, कितना देना है, कितना किसको देना है। इस जल द्वार से हमें ये सारी बातें पता चलती थी। ठीक है, लिख लेना, ये बड़ा काम का बिंदु है ये। और अब आगे देखिए इसमें कृषि। अब आपको पता है कि चोलों का कावेरी डेल्टा मेन था, और डेल्टाई क्षेत्र हमेशा उपजाऊ क्षेत्र रहे हैं क्योंकि वहाँ पे जलोढ़ मिट्टी होती है, पानी की कोई कमी नहीं होती है, और हर साल नई नई जलोढ़ आती रहती है, तो उसमें पोषक तत्वों की कोई मिट्टी में कमी नहीं होती है। तो ऐसी स्थिति में कावेरी डेल्टा बड़ा उपजाऊ था। आर्द्रता बनी रहती है, पास में समुद्र है, बारिश भी ठीक ठाक होती है वहाँ पे। ऐसी स्थिति में चावल, गेहूं जैसे कई सारी फसलों की कृषि है वो की जाती थी। साथ में इस प्रकार के नहरों, नदियों से नहरें बनाई गई थी। जल वितरण का प्रॉपर सिस्टम था वहाँ पे, तो पैसे की भी इन क्षेत्रों में कोई कमी नहीं थी। बस इस बात को हम यहाँ पे लिखेंगे और उसके बाद में हम नेक्स्ट जाएंगे जिसमें आएगा कि चोलों का प्रशासन कैसे चलता था। उसके साथ ही हमारा ये टॉपिक जो है वो पूरा हो जाएगा। अगला टॉपिक हमारा सल्तनत काल का है, उसके बाद मुगल काल का है, उसके बाद सल्तनत और मुगल दोनों की कला है। बड़ा प्यारे टॉपिक है आगे, एक के बढ़ के एक टॉपिक है आगे। ठीक है, तो कृषि और सिंचाई में क्या ध्यान रखना है। अब पहली पॉइंट ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर कावेरी नदी का डेल्टा क्षेत्र था, जमीन उपजाऊ थी, इस कारण यहाँ पर चावल और गेहूं जैसी खेती होती थी। साथ में बांध बनाए जाते थे, नहरें थी, नदियां थी, कृत्रिम सिंचाई भी थी। इससे यहाँ पर सिंचाई की कोई कमी नहीं थी। साथ साथ में यहाँ पर जल वितरण की एक बड़ी व्यवस्थित प्रणाली थी, जो जल द्वार के द्वारा हौज से नदियों की शाखाओं को बांटा जाता था ताकि हर परिवार को पानी है वो बराबर बराबर मात्रा में मिल सके। और आज भी आपको पता है कि कावेरी नदी जल विवाद चल रहा है। उस समय ऐसा कोई विवाद नहीं था। उस समय की डिस्ट्रीब्यूशन जो प्रणाली थी वो आज की तुलना में कहीं बेहतर थी, तो वहाँ विवाद ही नहीं था कावेरी नदी के जल वितरण का। लेकिन आज विवाद बना हुआ है, कई एसिटी बन गई और कई सारी नदी को वितरण बनाने के अभिकरण बने हुए हैं। आपको पढ़ा होगा पॉलिटिकल साइंस में, लेकिन इस समय कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी। कावेरी नदी
डेल्टा क्षेत्र में उपजाऊ भूमि तथा आर्द्रता के चलते, आर्द्रता मतलब वातावरण में नमी कितनी है, वायु में जल की मात्रा कैसी है, आर्द्रता के चलते कृषि की उपयुक्त दशाएं थी। चावल प्रमुख रूप से होता था। चावल प्रमुख फसल थी, आज भी है। ठीक है, एक बात। दूसरी बात क्या देखनी है इसमें, नहरें, बांध, कुएं, सरोवर बनाए जाते थे, हौज बनाए जाते थे। ठीक है, और जल द्वार के माध्यम से, जल द्वार के माध्यम से जल का वितरण व्यवस्थित था। वितरण व्यवस्थित था। ठीक है, किसान दोहरी फसल लेते थे, डबल क्रॉप होती थी, खरीफ रबी दोनों। ये कुछ इसकी बातें थी कृषि और सिंचाई की, इसको लिख लीजिए। और अपन अंतिम हेडिंग की ओर आगे बढ़ रहे हैं, साम्राज्य का प्रशासन कैसे चलता था। इस समय गांव बड़े समृद्ध थे और ये गांव उर कहलाते थे, और उर गांव के समूह बेसिकली मोटे मोटे तौर पे नाडू कहलाते थे। यहाँ पर कुछ भूस्वामी शक्तिशाली किसान भी थे जिन्हें वेलाल कहते थे, और वेलालों का नियंत्रण काफी मजबूत था। प्रशासन में उनके पास में ठीक ठाक बड़े पद भी थे। इस समय राजाओं के द्वारा भूमि के दान दिए जाते थे। 5 टाइप के दानों का विवरण चोलों के प्रशासन में हमें मिलता है, चोलों के अभिलेखों में, सॉरी। और ये दान गैर ब्राह्मणों का दान, ब्राह्मणों का दान, मंदिरों का दान, शालाओं का दान और आपके जैन संतों को दान, ऐसे करके 5 प्रकार के दान हमारे को प्राप्त होते हैं। फिर जो ब्राह्मणों को जो दान था वो सबसे अधिक था। ब्राह्मणों को जो दान दिया जाता था उस भूमि को ब्रह्मदेय कहते थे। अब ब्रह्मदेय जो गांव थे वो कावेरी डेल्टा में सबसे अधिक थे। इनके प्रशासन की प्रणालियां बड़ी यूनिक थी। इनकी प्रशासन चलाने के लिए एक सभा होती थी, और सभा में टोटल 30 मेंबर होते थे, और उस मेंबर्स को आपके एक लॉटरी सिस्टम द्वारा लिया जाता था। उसकी कुछ पूर्व योग्यताएं थी जो मैंने पहले बोली, कि उनकी अपनी भूमि होनी चाहिए, मतलब भूस्वामी होना चाहिए, स्वयं का घर होना चाहिए, 35 से 70 के मध्य की आयु होनी चाहिए, वेदों का ज्ञान होना चाहिए, पिछले 3 सालों से किसी समिति में नहीं रहा हुआ होना चाहिए। इस सभा के अधीन कई समितियां थी, बाग बगीचे की समिति, मंदिरों की समिति, निर्माण की समिति, अलग अलग कमिटीज होती थी इसके अंदर। 30 लोगों को लेना होता था। जो पात्र व्यक्ति होते थे उनको एक प्रकार से उनकी चिट्ठियां बना के और एक पात्र में डाली जाती थी। फिर अबोध बालक से 30 पर्चियां निकलवाई जाती थी, जिसके नाम भी पर्ची खुलती थी, तो वहां से उसको चुना जाता था। मतलब पर्चियों का काम वहां से शुरू हुआ था। लेकिन उसमें क्या था कि पर्ची उसी के नाम की बनती थी जो पात्र होता था,
और पात्र जितने भी होते थे वहाँ से पर्ची खुलती थी, और जो जो पर्चियों में नाम होते थे उनको है वो आपके ब्रह्मदेव गांव की, उस ब्राह्मण गांव का प्रमुख बना दिया जाता था। तो चिट्ठियों का जो सिस्टम था वो उस समय से कोटविल्य पद्धति से निकल के आया था। ताड़ के पत्तों के ऊपर नाम लिख के उसमें डाला जाता था और चिट्ठी अबोध बालक निकालता था जो कुछ भी नहीं समझता हो। तो ऐसे शासन चलते थे, और उन ब्रह्मदेव के जो डिसीजन होते थे वो बाकायदा लिखे जाते थे, और वो मंदिरों की दीवारों के ऊपर लिखे जाते थे। उनको मानना पड़ता था। वो अपने आप में बड़ी गरिमामयी एक प्रकार से पोस्ट होती थी ये। ठीक है, तो साम्राज्य का प्रशासन, इसमें क्या क्या बातें दिमाग में रखनी है वो पॉइंट्स हम अभी कवर करेंगे। ठीक है, सबसे पहली बात क्या ध्यान रखनी है कि किसानों को, आपके किसानों की कई बस्तियां होती थी जो उर कहलाती थी। किसानों की बस्तियां ये पूछते हैं, उर बेहद समृद्ध होती थी। क्यों? क्योंकि खेती बहुत अच्छी थी, और कृषि जब अच्छी होती है तो किसानों की इनकम काफ़ी होती है। तो यहाँ पे किसानों की जो बस्तियां थी उनकी इनकम की कोई कमी नहीं थी। ठीक है, गांवों के ऐसे समूह नाडू कहलाते थे। ठीक है, और वेलम, सॉरी, नाडू कहलाते थे। नाडू कहलाते थे, और नाडू कहलाते थे। जो कि नाडू कहलाते थे। उर और नाडू की सभाएं होती थी। उर व नाडुओं की सभाएं होती थी जो आपके गांव के जो भी राजस्व और न्याय के जो कार्य होते थे वो संचालित करते थे। सभाएं होती थी जो राजस्व व, उस समय क्या है कि राजस्व और न्याय मेन था। कार्य करते थे। ठीक है, ये सभाएं काम करती थी सारा, और इन सभाओं में धनी किसानों का एक प्रकार से वर्चस्व होता था। इन सभाओं में, और आज भी है ना, ये सभाओं में जो धनी किसान होते थे, भूस्वामी होते थे, जिन्हें वेलाल कहते थे, इनका बड़ा प्रभावी नियंत्रण था वेलालों का। वेलालों को राजा कई उपाधियां भी देते थे, बड़े शक्तिशाली थे, और सभाओं में अपना गजब का वर्चस्व रखते थे। इन सभाओं में धनी किसानों, इसको आप भूस्वामी कह सकते हो, भूस्वामियों का, जिन्हें चोल शब्दावली में वेलाल कहा जाता था। क्या कहते थे? वेलाल। भूस्वामियों का प्रभावी नियंत्रण था, प्रभावी नियंत्रण था। ठीक है, प्रभावी नियंत्रण था। राजाओं ने इनको कई उपाधियां दी थी। राजाओं ने इनको
कई सारी उपाधियों से ये राजा लोग इनको नवाजते थे, और ये उपाधियां इस बात की सूचक होती थी कि यह व्यक्ति जो है वो राजा का खास व्यक्ति है। मुमेद वेलन उरैयार ऐसे उन्हें मुमेद वेलन का मतलब जो 3 राजाओं की सेवा करता हो। तीन राजाओं की सेवा करने वाला। वेलाल। तो ऐसा किसान जो 3 राजाओं के समय तक सेवा दी हो उसे मुवेद वेलन कहते थे, और ये उपाधि राजा उनको देते थे। राजाओं ने मुवेद वेलन तथा ओरैयर की उपाधि दी थी। ओरैयर का मतलब होता प्रधान। तो ये इस बात का सूचक है कि ये लोग कितने प्रभावी थे। जैसी उपाधियां वेलाल को दी थी। राज्य के महत्वपूर्ण पद इनके पास होते थे। भाई राजा के इतने खास होंगे तो राज्य के जो मेन प्रभावी पोस्ट होती थी वो इनके नियंत्रण में रहती थी। राज्य की महत्वपूर्ण पद इनके पास में थे। इनके पास थे। ठीक है, कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है। इसके साथ साथ में राजा जो है वो भूमि दान भी देते थे, और 5 प्रकार के भूमि दान चोल अभिलेखों से हमें प्राप्त होते हैं। अगली स्लाइड में आ जाते हैं हम, आप उसको लिखिए। राजा भूदान देते थे। चोल अभिलेखों में निम्न का उल्लेख हुआ है। चोल अभिलेखों में इसका उल्लेख मिलता है। अब अच्छा, एक बात और, चोल अभिलेखों में उन्हीं के उल्लेख मिलते हैं जो उच्च वर्ग से संबंधित थे। एक पुलाया वर्ग हुआ करता था, पुलाया वर्ग जो काफी निम्न तबका माना जाता था। चोल अभिलेखों में उसका कहीं नाम नहीं है। उसका नाम हमें केवल पेरिय पुराण में मिलता है। ये वेलाल और ब्राह्मण तो उनको कुछ मानते भी नहीं थे, और उनको अपनी उस बस्ती के निकट भी आने नहीं देते थे। तो ये लोग केवल अभिलेखों में उन्हीं का नाम लिखते थे जो थोड़े बहुत प्रतिष्ठित होते थे या इनकम वगैरह में अपर क्लास के होते थे। यहाँ दक्षिण में थोड़ा भेदभाव अधिक था, वहां पे डिस्क्रिमिनेशन की बातें अधिक थी, है ना। डॉक्टर अम्बेडकर ने वेटिंग फॉर वीजा में लिखा है, आप देखना उस वेटिंग फॉर वीजा को पढ़ना, कोई 34 पेज है मेरे हिसाब से, उसमें उन्होंने काफी कुछ चीजें लिखी है। तो साउथ में ये चीजें कुछ ज्यादा थी वहां पे, ठीक है, उल्लेख हुआ। तो यहाँ पे कौन कौन से भूमि दान मिले हैं, जैसे अगर मैं एक एक नाम बताऊं तो देखो, सबसे पहला आता है आपके वेलन वगई। देखो, वेलन वगई था जो आपके गैर ब्राह्मणों को दान दिया जाता था। वेलन वगई गैर ब्राह्मण किसानों को और जो ब्रह्मदयी होते थे
वो थे ब्राह्मण किसानों को, ब्राह्मणों को दान। ठीक है, तो वेलन वेगई किसको था? गैर ब्राह्मण किसानों को। और ब्रह्मदेय किसके थे? ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि। हाँ, एक मिनट। ब्रह्मदेय, ये ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि थी। ठीक है, एक साला भोग होती थी जो विद्यालयों को दी जाती थी, विद्यालयों के विकास के लिए दी जाती थी। ठीक है, साला भोग। साला भोग, ये पाठशाला से साला बना। साला भोग विद्यालयों को दान में, विद्यालय मतलब गुरुकुल वगैरह, जब बच्चों को शिक्षा दी जाती थी। और कुछ ऐसी जमीनें थी जो मंदिरों को दान में दी जाती थी, और जो मंदिरों को दी जाती उसे तिरुन मटुकनी कहते थे। तिरुन मटुकनी, ये मंदिरों को दी जाती थी, मंदिरों को दान। और इसके बाद बचती है जैन आचार्यों को दान, मंदिरों को दान। ठीक है, और अंत में एक बचती है जिसे हम कहते हैं पल्ली चंदम। पल्ली चंदम होती थी जो जैन संतों को दी जाती थी। क्या कहते थे? पल्ली चंदम कहते थे। ये पल्ली चंदम किसको थी? जैन संतों को। अच्छा, अब इसमें से आपके सबसे अधिक कोई दान था तो वो था आपके ब्रह्मदेय। कावेरी नदी डेल्टा क्षेत्र में आपको कई सारे ब्रह्मदेय मिल जाएंगे। ठीक है, इसको थोड़ा सा अपन अलग से लिखेंगे कि कावेरी नदी क्षेत्र में सबसे अधिक भूदान किसी को हुआ था, वो था ब्राह्मणों को दान में। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं कि कावेरी नदी क्षेत्र तथा संपूर्ण दक्षिण भारत में, संपूर्ण दक्षिण भारत में सर्वाधिक भूदान ब्रह्मदेय के रूप में हुआ था। आप मुझे बताना कि ब्रह्मदेय और अग्रहार में क्या अंतर है। अगली क्लास में मैं बता दूंगा, नहीं तो सर्वाधिक ब्रह्मदेय के रूप में भूदान हुआ था। भूदान हुआ था, और इन गांवों की शासन व्यवस्था विशिष्ट होती थी। और ब्रह्मदेव गांव जितने भी थे, इनकी शासन व्यवस्था की जो जानकारियां हैं, ये हमें उत्तर मरेरु एक अभिलेख मिला है इनका, तमिलनाडु के चिन्हपट के अंदर। उसमें ब्रह्मदेव गांव के प्रशासन की पूरी जानकारी मिलती है। मैंने जो सभा की बात की ना कि क्या सभा के सदस्यों की योग्यता होनी चाहिए, कैसे लॉटरी निकलेगी, वो सारी बातें उत्तर मरेरु अभिलेख के अंदर लिखी हुई है। ठीक, गांव की शासन व्यवस्था विशिष्ट थी। अब विशिष्ट क्या थी वो अपन अगली स्लाइड में आ जाते हैं, वहां पे अपन क्लियर कर लेंगे। आप इसको लिख लो, ये आपके जो भूमि की श्रेणियां थी, ये सारे के सारे आ जाते, अभिलेखों में इनके नाम मिलते हैं। ठीक है,
ब्रह्मदेव गांव का प्रशासन सभा द्वारा संचालित होता था। इस सभा की जानकारी उत्तर मेरूर अभिलेख ये तमिलनाडु के चिन्हपट में मिला है। तमिलनाडु का चिन्हपट क्षेत्र से प्राप्त होती है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या क्या जानकारियां मिलती हैं। उत्तर मेरूर अभिलेख में हम एक एक बात पे डिस्कस करेंगे। पहली बात था कि इसमें एक सभा होगी जिसमें 30 सदस्य लिए जाएंगे। एक सभा होगी जिसमें 30 सदस्य, अब प्रत्येक वार्ड से एक सदस्य, प्रत्येक कुटुंब से एक सदस्य, 30 कुटुंब में पूरे क्षेत्र को बांट दिया जाता था। कुटुंब से एक कुटुंब से 2 नहीं हो सकते। एक सभा होगी जिसमें 30 सदस्य लॉटरी द्वारा चुने जाएंगे, या लॉटरी का बाद में लिखते हैं, सदस्य लिए जाएंगे, जिनका कार्यकाल 1 साल का होगा और वेतनमान नहीं होगा कुछ भी। इनका कार्यकाल 1 वर्ष का होगा और वेतनमान नहीं होगा। कार्यकाल 1 वर्ष का होगा। वेतनमान नहीं होगा। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, इस सभा का सदस्य होने के लिए कई पात्रताएं रखी गई थी। मैंने 5 पात्रताएं बताई आपको कि वो भूस्वामी होना चाहिए, उसके पास में अपनी जमीन होनी चाहिए, घर होना चाहिए, वेदों का ज्ञान होना चाहिए, पिछले 3 सालों से किसी समिति का सदस्य नहीं होना चाहिए। ऐसी शर्तें पूरी करने के बाद ही वो आवेदन कर सकता था। आवेदन हो जाने के बाद में लॉटरी निकाली जाती थी और लॉटरी से 30 लोगों को, लॉटरी को कोड विले प्रथा बोलते थे, और वहां से उस पर्चियों से उसको चुना जाता था। तो ये लास्ट लाइन लिख लेते हैं हम। सभा का ये प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से क्या पात्रताएं होती थी? सदस्य होने के लिए कई पात्रताएं तय थी। ठीक है, पात्रताएं क्या क्या थी देखना आप। पात्रताएं क्या थी? पहली पात्रता थी भूस्वामी होना आवश्यक था। भूस्वामी होना, ये पेन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख ही रहा होगा। भूस्वामी होना आवश्यक, मतलब जिसके पास
1.5 एकड़ कम से कम हो। ठीक है, भू राजस्व देता हो। पैंतीस से 70 के मध्य उसकी आयु हो। सत्तर वर्ष के मध्य आयु हो और वेदों का ज्ञान हो उसको। वेदों का ज्ञान हो। प्रशासनिक जानकार और ईमानदार हो। प्रशासनिक जानकार व ईमानदार हो और पिछले 3 वर्ष से किसी समिति का सदस्य नहीं रहा हो। इस सभा के अंदर भी कई समितियां होती थी, जैसे मंदिर निर्माण समिति, बाग समिति, ऐसे। पिछले 3 वर्षों से किसी समिति का सदस्य न रहा हो। और खास बात क्या थी, ये सब पात्रता हो जाने के बाद में भी परिवार भी एक प्रकार से क्लियर होना चाहिए। पारिवारिक रूप से भी कोई ऐसा भ्रष्टाचार में लिप्त व्यक्ति नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब उक्त पात्रताएं जिसने भी पूरी करी है उनके ताड़ के पत्र के ऊपर नाम लिखकर और एक पात्र में डाले जाते थे, अबोध बालक से निकलवाए जाते थे। इसे कुडवले पद्धति या लॉटरी पद्धति कहते थे। ठीक है, पात्रता प्राप्त करने वाले आवेदकों के नाम ताड़पत्र पर लिखकर एक पात्र में डाले जाते थे। तत्पश्चात अबोध बालक द्वारा तीस पर्चियां निकलवाई जाती थी। इस प्रकार लॉटरी या कुडविले लॉटरी द्वारा सभा के सदस्यों का चयन होता था। चयन होता था। तो ये बड़ी जबरदस्त प्रणाली थी और इस पूरी प्रणाली का जो विवरण है ये आपके उत्तर मेरूर अभिलेख से हमें प्राप्त होता है। ठीक है, अंत में हम 2-4 बातें और रह गई है जिसको लिख लेते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या थी, अब इस सभा के अंदर कई समितियां बनी थी, मंदिर समिति, बाग बगीचा समिति, निर्माण समिति, और ये समितियां अपने अपने निर्धारित कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा करती थी और सभा के समक्ष
इसका पूरा का पूरा ब्यौरा देती थी। ठीक है। इस सभा की कई समितियां बनी हुई थी। कई समितियां जैसे मंदिर समिति, सिंचाई समिति और बाग समिति, ऐसी कई समितियां थी, समितियां बनी थी। जो कार्य करवाती थी। और सभा के जो निर्णय होते थे वो मंदिरों की दीवारों के ऊपर लिखे जाते थे, जिसको सब सर्वमान्य तरीके से मानते थे। सभा के निर्णयों को मंदिर की दीवारों पर, मंदिर की दीवारों पर लिखवाया जाता था ताकि सारे लोग उसको पढ़ें और उसका अनुसरण करें। ठीक है, ये सभा की बातें थी। और अंत में एक नोट आप लगा लेना कि समाज में कुछ ऐसे निम्न वर्गों का विवरण है वो अभिलेखों से नहीं मिलता था। समाज में नीचे के तबके का विवरण अभिलेखों से नहीं मिलता था। समाज के नीचे के तबके का वर्णन अभिलेखों में नहीं मिलता। अभिलेखों में खुदवाया ही नहीं जाता था। उत्कीर्ण नहीं करवाया जाता था, नहीं करवाया जाता था। ऐसा ही एक तबका पेरिय पुराण में हमें मिलता है। ऐसा ही एक तबका पुलाया लोग, जिसका विवरण पेरिय पुराण से मिलता है। ये पुस्तक से जरूर मिलता है, लेकिन अभिलेखों में इनको स्थान देना उचित नहीं समझा। तो एक आपके पेरिय पुराण तमिल कृति है जो 9वीं-10वीं शताब्दी के आसपास की है, जिसका विवरण तमिल रचना का मतलब तमिल भाषा में लिखी हुई पेरिय पुराण से मिलता है। इनको बस्ती से बाहर रखा गया था और ब्राह्मणों और वेलालों के लिए ये बिल्कुल अछूत थी। वो इनको नजदीक भी आने नहीं देते थे। इनको बस्ती से बाहर रखा गया था। इनको बस्ती से बाहर रखते थे। बाहर रखते थे ब्राह्मण व वेलाल। वेलाल वही जो धनी किसान थे। इनको अपने से दूर रखते थे। ये पूरा का पूरा एक एनसीईआरटी के अंदर पूरा पैराग्राफ लिखा हुआ है, तो उसको मैंने शॉर्ट में किया है। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी जिसमें पूरा तमिल का हमने देख लिया। और यहीं पे एनसीईआरटी के कक्षा 7 का जो दूसरा अध्याय है
वो पूरा हो गया। आप इसको अच्छे से पढ़ना, अच्छे से शॉर्ट में नोट्स कर लेना, बड़े काम का है आपके। और इसी तरह से देखते रहिए, समझते रहिए, पढ़ते रहिए और आनंद से पढ़ते रहिए। और इसको जितना अच्छा रिस्पॉन्स मिलता रहेगा उतना मैं आगे काम करता रहूँगा और पढ़ाता रहूँगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों। अच्छे रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।